हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज हम सब उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दरों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पिकोनोमीटर। तो कुछ क्वेश्चन में पहले से ही टिक लग चुका है तो उसको ध्यान नहीं देना है, हम सभी क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं कि पिकोनोमीटर उपकरण का प्रयोग दरों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अन्य विकल्पों में एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है, वेवामीटर मिट्टी के आंतरिक गुणों को मापने के लिए, यूडियोमीटर इसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान गैसों की मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय BBAU शॉर्ट फॉर्म है, विद्या विहार लखनऊ में स्थित है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को की गई थी। इस विश्वविद्यालय का एक केंद्र अमेठी में भी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। यह पिछले 136 वर्षों से अस्तित्व में है। 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम लागू होने के बाद 1863 ईस्वी में पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित किया गया था। तो हम सब स्पीड में देखेंगे सभी क्वेश्चन। टोटल 38 क्वेश्चन है। स्पीड में नहीं चलेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष में आया था? वर्ष 2000 में। उत्तराखंड राज्य वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? तो किसके साथ? डंडे के साथ खेली जाती है। बरसाना की होली डंडे के साथ खेली जाती है। यहाँ के गांव नंदगांव से पुरुष बरसाना की लड़कियों या महिलाओं के साथ होली खेलने आते हैं। यहाँ रंगों की बजाय उनके गोपियों द्वारा लाठी या डंडा से अभिवादन किया जाता है, इसलिए यहाँ की होली को लठमार होली कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो किस समुदाय से जुड़ा है? जैन समुदाय से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिल नामक स्थान पर मनाया जाता है। कंपिल एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जो राजा द्रौपद की राजधानी था। यहाँ 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म हुआ था। यहाँ भगवान महावीर के आगमन के उपलक्ष्य में यह मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डैश भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं? कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। इनका वास्तविक नाम ब्रज मोहन मिश्रा है। वे कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के नर्तक हैं। वे मुख्यतः कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज हैं, जिसके अंतर्गत शंभू महाराज, लच्छू महाराज व छन महाराज भी आते हैं। वे एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी हैं। उन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन्होंने कथक हेतु कलाश्रम की स्थापना भी की। किसकी? कथक हेतु कलाश्रम की स्थापना भी की। शास्त्रीय नृत्य व गायन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1964 में संगीत नाटक
अकादमी पुरस्कार वर्ष 1986 में पद्म विभूषण व वर्ष 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म विश्वरूपम के लिए से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था और 1986 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। किसको? बिरजू महाराज जी को। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं? भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया में शामिल चरण निम्न है। पहला शारीरिक मापदंड, दूसरा शैक्षिक योग्यता 12वीं पास, तीसरा आयु पात्रता यानी 18 से 25 वर्ष और चौथा परीक्षा पाठ्यक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो कौन थे? भगवान ब्रह्मा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। काशी खंड के अनुसार ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कहाँ पे? काशी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है परमवीर चक्र। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जो युद्ध क्षेत्र में उच्च कोटि की शूरवीरता व त्याग के लिए दिया जाता है। यह पदक कांसे का बना होता है, जिस पर चारों ओर इंद्र वज्र अंकित होता है। परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को भारत के पूर्ण गणतंत्र बनने के समय की गई थी। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा कुमायूं रेजिमेंट को मरणोपरांत दिया गया था। बहादुरी पुरस्कार निम्नलिखित क्रम में दिए जाते हैं। पहला परमवीर चक्र, दूसरा अशोक चक्र, तीसरा महावीर चक्र, चौथा कीर्ति चक्र, पांचवा वीर चक्र और छठा शौर्य चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो ये इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक इस्माइल मर्चेंट है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक व फिल्म निर्माता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में हुआ था। वर्ष 1961 में उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन नामक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। उनके द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म द क्रिएशन ऑफ वोमेन कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई तथा यह फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी नामित हुई। उन्होंने 40 फिल्मों का निर्माण किया। उनकी प्रसिद्ध फिल्में इन कस्टडी तथा द मिस्टिथ मेसर है। वर्ष 2002 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम वायु प्रदूषण थी। यह कार्यक्रम वर्ष 1974 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरणीय मुद्दों, समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ उपभोग के लिए जागरूकता बढ़ाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने। वर्ष 1937 में सर फ्रैंक व्हिटल ने जमीन पर पहले जेट इंजन का परीक्षण किया, इसलिए इन्हें प्रथम जेट इंजन के आविष्कारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु परिचालन जेट इंजन हंस पब्स्ट वान ओहिन द्वारा जर्मनी में डिजाइन किया गया था तथा 27 अगस्त 1939 को पहली जेट विमान संचालित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो कौन सी नहीं? कोरा एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2009 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। यह एक अमेरिकी सवाल जवाब वेबसाइट कंपनी है। यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके जवाब इंटरनेट के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ट्विटर, फेसबुक, वीबो प्रसिद्ध सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनियाँ हैं, वो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं, लेकिन कौन सी नहीं है? कोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो किस में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन स्थित है या वन पाए जाते हैं। अधिकतम वन आवरण वाले क्षेत्रफल के संदर्भ में 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पाँचवा महाराष्ट्र। जबकि केरल में तथा उत्तर प्रदेश में मात्र 14,679 वर्ग किलोमीटर तक वन है। चलिए आगे देखते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो है। फिनलैंड की शासकीय आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इस मुद्रा को शासकीय मान्यता फिनलैंड ने वर्ष 2002 में दी थी। इसके पूर्व यहाँ की आधिकारिक मुद्रा फिनिश मार्का यानी FIM थी। फिनिश मार्का मुद्रा की शुरुआत 1860 ईस्वी में नेशनल बैंक ऑफ फिनलैंड ने की थी और बस 1999 से 2002 तक का समय संक्रमण काल था, जब यहाँ यूरो और फिनिश मार्का दोनों मुद्राएं कानूनी रूप से वैध थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है। तो कौन सी है? रेड क्लिफ। कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का नामकरण सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर किया गया, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए 2 आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष थे। एक आयोग पंजाब तथा दूसरा बंगाल की राज्य के लिए कार्य कर रहा था। वर्तमान में पश्चिमी रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान तथा पूर्वी रेडक्लिफ रेखा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। इसके अतिरिक्त मैकमोहन रेखा भारत चीन, मैडिसन रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य यानी शॉर्ट फॉर्म DPRK है। यह पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित है। इस देश की सीमा रेखा चीन, रूस तथा दक्षिण कोरिया के साथ मिलती है। इसके अतिरिक्त मालदीव की राजधानी माले, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर तथा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अटलांटा नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य। अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। यह अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी है तथा जॉर्जिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। अटलांटा की अर्थव्यवस्था को विविध माना जाता है, जिससे एरोस्पेस, परिवहन, व्यावसायिक सेवाएं, मीडिया संचालन, सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। यह शहर अपलाचियन पर्वत की तलहटी में स्थित है तथा समुद्र तल से 1050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान में अटलांटा शहर प्रमुख हवाई परिवहन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो कौन सी भाषा बोलते हैं? महल भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त महल भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। यह प्रदेश लैगून के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 36 द्वीप है। इसका मुख्यालय कावारत्ती है।
ये मुख्यालय मतलब लक्षद्वीप की राजधानी, कमेंट में बताइए सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। तो क्या नाम था? राजा राम। शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम राजा राम वर्ष 1670 से 1700 तक था, जो अपने सौतेले भाई संभाजी की मृत्यु के बाद 1689 में मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा यानी महाराष्ट्र को बनाया था। 1700 में मुगलों से संघर्ष के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन सा है? घुमरा है। कौन सा है? घुमरा। घुमरा उड़ीसा की कालाहोड़ी जिले से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है। महाभारत में इसे युद्धकाल में देवताओं द्वारा एक संगीत वाद्य के रूप में उपयोग किया जाता था। आगे चलकर यह देवताओं और राजा के महिमंदन तथा सैनिकों के उत्साहवर्धन के उपयोग में किया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह डैश तक कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 लाख तक। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन रुपये प्रतिमाह 5 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2,50,000, कैग को 2,50,000, कैबिनेट सचिव को 2,50,000, उपराज्यपाल को 1,10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, मतलब 2018 के केंद्रीय बजट के अनुसार। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो पूछ रहा पहले स्थान पर कौन सा देश है, जबकि दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है और तीसरे स्थान पर भारत है। तो पहले स्थान पर कौन सा है? फिलीपींस। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। नारियल एक तटीय तथा रेगिस्तानों के किनारों पर पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय प्रजाति का वृक्ष है। इसका उपयोग मानव से लेकर जानवरों के भोजन तक तथा ब्यूटी क्रीम बनाने में किया जाता है। इसके उत्पादन में शीर्ष 5 देश हैं। पहला इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस, तीसरा भारत, चौथा ब्राज़ील तथा 5वां श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं? 15। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं थी। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 12 सदस्य ब्रिटिश राज्यों से तथा 70 सदस्य देशी राज्यों से नामांकित किए गए थे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना किसने बनाई थी? अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल ने। चलिए आगे देखते हैं कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने की। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। इस घटना के अन्य सहयोगी थे राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर, सचिंद्र नाथ, अरसी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बंगरू डैश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो कहाँ? राजस्थान में। बंगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बंगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। यह मुद्रण प्राकृतिक रंगों के साथ पारंपरिक तकनीकों से किया जाता है। बंगरू राजस्थान के जयपुर जिले का एक शहर है। बंगरू रायगढ़ और छिपा समुदाय का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डैश प्रतिशत है। तो कितना है? 4।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR 4% था। नकद आरक्षित अनुपात बैंक तथा राज्य का वह प्रतिशत है जो बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है। इसके द्वारा RBI तरलता को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त 7 अगस्त 2019 को मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो दर 5.40%, रिवर्स रेपो दर 5.15%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी MSF 5.65% तथा बैंक दर भी 5.65% है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश के द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किस सन में? 1799 में बनवाया गया था। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस महल के निर्माण में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। यह महल मुगल तथा राजस्थानी वास्तुकला शैली के मिश्रण से निर्मित है। यह भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह दिखता है। हवा महल किसके मुकुट की तरह दिखता है? भगवान कृष्ण के। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के थे? पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस वर्ष 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। वे वर्ष 1992 से 2002 तक सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव, वर्ष 1999 से 2005 तक सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे। वह संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। वह 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक इस पद पर हैं। 8वें महासचिव वान की मून कोरिया गणराज्य से थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2007 से 16 तक था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया T20 मैच था। किसके बीच खेला गया था? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 6 नवंबर 2018 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक T20 क्रिकेट मैच था। अब इस स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 52वां स्टेडियम है। इस स्टेडियम को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए घरेलू स्थल के रूप में स्थान दिया गया है। यानी कि अफगानिस्तान का इकाना स्टेडियम अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, यानी घरेलू मैदान। 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा? चीन के द्वारा। तो वर्ष, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 19 का पेपर है UPP का, जो 2019 में हुआ था वही है। वर्ष 2022 की एशियाई खेल की मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी। चलो ये तो हो गया करंट अफेयर, इसको स्किप करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ यानी COAS का नाम बताए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो कौन था? जनरल बिपिन रावत। ये पुराना करंट अफेयर है इसलिए इसको नहीं देखेंगे। ये भी 34 नंबर भी वही है। 35 नंबर साइंस का क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 35 नंबर, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो कौन सा अंग? अग्नाशय। मानव के शरीर में अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज की सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। 36 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसके 2 स्थिर समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 81 है। यह सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। इसके मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर,
37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो किसकी होती है? क्लोरीन की। परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है? क्लोरीन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CH3COO CH2CH3 डैश का सूत्र है किसका है? एथिल इथेनॉल का। एथिल इथेनॉल का सूत्र क्या है? CH3COO CH2CH3। ब्यूटानोइक अम्ल का क्या सूत्र है? CH3CH2CH2COOH। मिथाइल इथेनॉल का सूत्र है CH3COOCH3। प्रोपेनोइक अम्ल का है CH3CH2COOH। तो आज जो 2019 में यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था उसका लगभग हम सब 38 क्वेश्चन देख चुके हैं। एक दो करंट अफेयर का था तो उसको स्किप कर दिए हैं। तो आप सब लोग को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।